हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स कोच। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ लेसन 6 निर्देशांक ज्यामिति। इस वीडियो में आपको पूरा लेसन 6 कवर करने वाली हूँ। साथ ही साथ जो पिछले 3 साल के जो बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका भी सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ये वीडियो बोर्ड एग्ज़ाम के बेस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये जो लेसन है वो काफ़ी ईजी है और इस लेसन से आप यकीन नहीं करेंगे 8 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक, तो इस लेसन को अच्छे से समझने के लिए इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें एक्चुअल में होता क्या है, अगर मैं आपको पूछूं कि मैं कोई बिंदु बनाती हूँ इस सरफेस पे, इस तल में मैंने एक बिंदु बना लिया, ठीक, और मैं बोलूँगी कि इस बिंदु की स्थिति बताओ, इसका पोजीशन बताओ, ये कहाँ पे स्थित है, तो इस प्लेन सरफेस में आप इसकी स्थिति बता पाओगे क्या? नहीं। लेकिन इसी सरफेस में किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए अगर हम यहाँ पर 2 रेखाएँ खींच देते, खड़ी रेखा ये और ये हो गई आपकी आड़ी रेखा, ठीक है, तो इन दोनों रेखाओं के बेस पे आप बता सकते हो कि ये बिंदु जो है वो इस रेखा से कितनी दूर पे स्थित है और इस रेखा से कितनी दूर पे स्थित है। इस तरह आप किसी प्लेन सरफेस पे एक बिंदु की स्थिति बता सकते हो। कैसे? 2 परस्पर लंबवत रेखाओं के द्वारा। इसी केस को हम निर्देशांक ज्यामिति या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ने वाले हैं। ठीक, ये आपके निर्देशांक ज्यामिति में जो पूरा सरफेस होता है उसको बोला जाता है निर्देशांक तल या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक, ये जो 2 लंबवत रेखाएं होती है बोला था हमने, ये होगा आपका x और x डैश नाम दिया जाता है। इस x और x डैश को बोला जाता है, ये हमारा कहलाता है x अक्ष कहला जाता है। ये जो क्षैतिज रेखा है वो, और जो खड़ी रेखा है इसको नाम दिया जाता है y और y डैश, इसको बोला जाता है y अक्ष। यहाँ पे जहाँ पे दोनों जो अक्ष होते हैं जिस बिंदु पे एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु को बोला जाता है मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा होते हैं 0 और 0। एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे अगर हम किसी भी बिंदु के अगर निर्देशांक निकालते हैं तो वो इस फॉर्म में होता है, मतलब जो पेयर बनता है वो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा x का कोऑर्डिनेट होता है और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है वो हमारा y का मान होता है। मतलब वो जो बिंदु x अक्ष में उसकी स्थिति क्या है, y अक्ष पे उसकी स्थिति क्या है, ये x की वैल्यू और ये होती है हमेशा y की वैल्यू। ओके, इसके बाद आप जैसे कि मैं यहाँ पे कोई बिंदु ले लेती हूँ, मान लो यहाँ पे मैंने बिंदु बना लिया है, एक बिंदु ले ली मैंने। ठीक, अब मुझे बताना है कि ये बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या है, इस बिंदु के निर्देशांक हमको क्या मिले, स्थिति क्या मिली। ठीक, तो हमको देखना है कि सबसे पहले हमको इसका x का मान चाहिए, फिर y की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू के लिए हमको देखना है, इसको नीचे ला के देखना है कि ये एग्जैक्ट हमारा x अक्ष को टच कहाँ पे कर रहा है। मैं स्केल का यूज़ कर लेती हूँ। ठीक, इसको एकदम हम लंबवत ला के देखेंगे कि ये x अक्ष को कहाँ पे टच कर रहा है। ये टच कर रहा है बिंदु 6 पे। कहाँ पे टच कर रहा है? 6 पे, मतलब इसका x का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 6 और ये y अक्ष को कहाँ पे टच कर रहा है, तो इस बिंदु को यहाँ पे आप देख लोगे तो देखो स्पष्ट दिख रहा है कि ये कहाँ पे टच कर रहा है, y अक्ष को 5 पे टच कर रहा है, मतलब इसका y का निर्देशांक हो गया हमारे पास 5। ठीक, मतलब इस बिंदु का जो स्थिति हमको मिला, पोजीशन मिला, वो क्या है 6 5। इस बिंदु के निर्देशांक क्या है 6 और 5। यहाँ पे 6 क्या है, x कोऑर्डिनेट है और 5 क्या है, y कोऑर्डिनेट है। ठीक, ये जो रेखाएं होती है एक दूसरे को काटती है, आप ध्यान दे रहे होंगे कि ये इस तल को 4 भागों में बांटा है इसने। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट भाग, ये हो गया आपका सेकंड, ये हो गया आपका थर्ड, ये हो गया आपका फोर्थ। हमेशा यहाँ से काउंट स्टार्ट करते हैं, तो ये इसको बोला जाता है चतुर्थांश। ये हमारा हो गया प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये हो गया तृतीय चतुर्थांश और ये हो गया आपका चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, एक्स अक्ष में जो एक्स साइड होता है इसको हम नाम देते हैं, मूल बिंदु को नाम देते हैं ओ से डिनोट किया जाता है ओ। तो एक्स अक्ष में जो ओ से एक्स का डायरेक्शन होता है वो हमारा पॉजिटिव संख्या को लेता है और एक्स अक्ष में जो ओ से एक्स डैश का डायरेक्शन होता है वो हमारा नेगेटिव संख्याओं को लेता है। उसी प्रकार वाई अक्ष में जो ओ से वाई का डायरेक्शन होता है वहाँ पे पॉजिटिव संख्याएं होती है और ओ से वाई डैश का डायरेक्शन होता है वहाँ पे नेगेटिव संख्याएं होती है।
चलिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये ले लीजिए। क्वेश्चन है -5 और 6 किस चतुर्थांश में? हमारे पास 4 चतुर्थांश है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चतुर्थांश। अब ये बिंदु को देखो कि ये किस चतुर्थांश में आपको मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले इसका एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स के निर्देशांक क्या है? ऋण 5। अब एक्स नेगेटिव में चाहिए तो हमको इस साइड पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे हमारा ऋण 5 यहाँ है। ठीक, और y की वैल्यू है, y का कोऑर्डिनेट क्या है? यहाँ पे 6 दिया है, तो 6 इधर आएगा, किधर आएगा? ऊपर आएगा। ऊपर पॉजिटिव हमको यहाँ पे मिल रहा है 6। ये देखो, ये दोनों एक बिंदु पे कहाँ पे मिलेंगे? अगर 5 को हम ऊपर ले आए, और ये हो गया हमारा 6, मतलब ये यहाँ पे हमको बिंदु मिलेगा जिसका निर्देशांक होगा -5 और 6। ठीक है, अब ये बता दो ये कौन सा चतुर्थांश है? ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड चतुर्थांश। तो -5 और 6 जो होगा ये सेकंड चतुर्थांश में आएगा। ये 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर के लिए पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें एक चीज़ ध्यान दो, एक चीज़ और बता देती हूँ यहीं पे मैं। जो एक्स का कोऑर्डिनेट होता है ना, कोई सा भी एक्स का और वाई का कोऑर्डिनेट होता है, तो जो एक्स के कोऑर्डिनेट को बोल दिया जाता है भुज बोल दिया जाता है, और वाई के कोऑर्डिनेट को बोल दिया जाता है कोटि। भुज और कोटि नाम दिया जाता है। एक्स का कोऑर्डिनेट भुज, वाई का कोऑर्डिनेट कोटि बोल दिया जाता है। ठीक, यहाँ पे हम देखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं इसी सरफेस पे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था हमारा 2 एक्सिस होता है, जो ये y हो गया, ये x हो गया, है ना। यहाँ पे अगर मान लो कोई 2 बिंदु है, मान लो ये बिंदु A का आप नाम देते हैं इसको P, ये आप नाम देते हैं इसको Q। ठीक है, P और Q। अगर मान लो इसका निर्देशांक है x1 और y1, इस बिंदु के निर्देशांक हम मान लेते हैं, मान लो x2 है और क्या है y2। 2 बिंदु है यहाँ पे हमने ले लिया है, दोनों के निर्देशांक हमने मान लिया है x1 y1, एक का निर्देशांक, दूसरे का निर्देशांक है x2 और y2। ठीक, मतलब हमने यहाँ पे 2 बिंदु लिया है, P जिसके निर्देशांक है x1 और y1, और दूसरा बिंदु है Q जिसके निर्देशांक है x2 और y2। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे? बीच की दूरी को डिनोट कर देंगे हम PQ से, और ये होगा आपका x2 माइनस x1 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का स्क्वायर, और ये इन सब का वर्गमूल। ये आपका 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। देखो जिस PQ, तो Q के कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक, PQ है तो Q का कोऑर्डिनेट पहले लिख लेना, x2 माइनस x1 पूरे का स्क्वायर, y2 माइनस y1 पूरे का स्क्वायर, और ये उसका वर्गमूल। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। अब हमको दूरी किससे ज्ञात करनी है? मूल बिंदु को से डिनोट करते हैं, उसका निर्देशांक होता है 0 और 0। इस बिंदु को मैं नाम दे देती हूँ P, जिसका वैल्यू x y के निर्देशांक है 3 और 4। अब हमको मूल बिंदु से इसकी दूरी मतलब हमको ज्ञात करनी है OP। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, अगर 2 बिंदु है, पहला बिंदु मान लो, पहला बिंदु को अगर मैं नाम देती हूँ x1 और y1, दूसरे बिंदु Q को मैं Q नाम देती हूँ, उसका निर्देशांक होता है मान लो x2 और y2। तो P और Q डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं? x2 माइनस x1 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का स्क्वायर, और इस पूरे का रूट। ठीक है, तो हमारे पास 2 बिंदु क्या क्या है? O और P, तो इसलिए हमको निकालना है OP। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? x2 हम सेकेंड वाले का लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 0 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 ये हो जाएगा 4 माइनस y1 हो गया 0 पूरे का स्क्वायर, और इसका हो जाएगा ये रूट, मतलब ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा आपका 9, 16 हो गया ये आपका हो जाएगा 25 का रूट हमको पता है 5। मतलब मूल बिंदु से इस बिंदु P की दूरी हो जाएगी 5। ओके, चलिए फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक है ढाल या फिर प्रवणता। ओके, जैसे कि अगर मैं ग्राफ में ड्रॉ करूँ तो अगर 2 बिंदु हमको मिलते हैं P x1 y1 और Q x2 y2।
अगर कोई रेखा जो है इन दोनों बिंदुओं P और Q से होकर गुजरती है, जैसे कि ये रेखा PQ दिख रहा है, तो उस रेखा की ढाल हम निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के फॉर्मूले से। ओके, अगर यहीं पे देखो, अगर बाई चांस मैं बोलती हूँ कोई रेखा है, जैसे कि ये x एक्सिस है ना हमारा, ये हमारा हो गया x एक्सिस और ये हमारा हो गया y एक्सिस। ठीक, अगर मैं यहीं पे पूछूं कि बताओ x अक्ष की ढाल कितनी है, x अक्ष जो दिख रहा है उसका ढाल कितना है। ठीक है, तो x अक्ष में मान लो मैंने 2 बिंदु ले लिया यहाँ पे और ये 1-2 बिंदु, क्योंकि हमको क्या चाहिए, 2 बिंदु चाहिए। तो मान लो इसका निर्देशांक हो गया, इसको अगर मैं नाम दे देती हूँ P, इसको अगर अभी मैं हटा दूँ, इसको नाम दे देती हूँ। अगर x अक्ष का निर्देशांक यहाँ पे होता है मान लो 1 और x अक्ष में y का निर्देशांक तो हमेशा होगा 0, क्योंकि ना ये y के धनात्मक अक्ष में ना ऋणात्मक अक्ष में, यहाँ पे y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। मतलब x अक्ष में y का निर्देशांक हमेशा 0 होता है। उसी प्रकार अगर हम y अक्ष में देखें तो इस अक्ष में x का निर्देशांक हमेशा 0 होता है, क्योंकि ना तो बिंदु x के धनात्मक पक्ष में रहेगा ना तो ऋणात्मक पक्ष में, 0 पे रहेगा। ठीक है, मान लो ये हो गया। एक और बिंदु मैं लेती हूँ, तो यहाँ पे मान लो 1 2, ये हो गया मान लो 3 और 0। x अक्ष में मैंने 2 बिंदु ले लिया, 1 और 0 और 3 और 0। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे दोनों y के निर्देशांक क्या है, समान। तो अगर मैं इन दोनों के बीच की प्रवणता निकालती हूँ तो y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 0। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, ये क्या आ गया आपका 0/2, दैट मीन्स ये हो गया आपका 0। आप यहाँ पे बिंदु ले लो, यहाँ पे अगर y एक्स अक्ष के कोई समांतर रेखा लेते हैं, मान लो ये रेखा जो एक्स अक्ष के समांतर है ना, यहाँ पे भी अगर निर्देशांक लेंगे तो ये मान लो आपका होता है सेम, इसके वो मैं लूँगी तो 1 हो सकता है ये -1 और ये होगा आपका -2 y एक्सिस में, तो 1 और -2 इसके निर्देशांक हो जाएंगे 3 और -2। 2 बिंदु अगर मान लो यहाँ पे ले लेती हूँ मैं 2 बिंदु P और ये हो गया आपका Q। इन दोनों का भी अगर आप निकालोगे क्या प्रवणता, तो दोनों का y एक्सिस समान है, मीन्स यहाँ पे आपका आ जाएगा -2 माइनस -2। ओके, x एक्सिस अलग अलग है तो 3 -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 + 2 हो गया आपका 0, यहाँ पे आ गया 2, देन हमको फिर से मिल गया 0। इसका मतलब क्लियर है कि x अक्ष की प्रवणता हमेशा 0 होती है, या फिर x अक्ष के समांतर हम कोई भी रेखा ले लें, x का अक्ष के समांतर रेखाओं की प्रवणता हमेशा होती है 0। ठीक, जैसे यहीं पे ही देख लो, हम नॉर्मल जैसे ढाल हम समझते, ढाल मतलब ढलान होता है। ठीक, एक्स अक्ष एकदम स्ट्रेट है, सीधा है, इसमें कोई ढलान दिख रहा है क्या, नहीं, मतलब इसका ढलान है 0। ओके, और अगर यहीं पे हम बात करते हैं y अक्ष की, बात कर लेते हैं हम y अक्ष की कि y अक्ष का ढलान कितना होगा। मान लो y अक्ष में कोई मैं बिंदु ले लेती हूँ, यहाँ पे अगर हो गया, ये हो गया आपका 1 2 3 4 मान लो, तो मैंने पहला बिंदु ले लिया यहाँ पे P, इसका निर्देशांक क्या होगा, x की वैल्यू क्या आएगी इसकी, y अक्ष में हमेशा x का निर्देशांक होता है 0, तो ये हो गया आपका 0 और y की वैल्यू है 1। ये बिंदु मैंने ले लिया मान लो, तो यहाँ इसको नाम दे देती Q, तो यहाँ पे भी x का निर्देशांक है 0, y का निर्देशांक है 3, क्योंकि y अक्ष में x का निर्देशांक हमेशा होता है 0। ठीक है, तब हम बात करते हैं इन दोनों बिंदुओं के बीच की प्रवणता की P और Q की। एक्चुअल में P और Q की प्रवणता हमारे पूरे y अक्ष की प्रवणता होगी। तो यहाँ पे देखो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 कितना आ गया 3 माइनस 1, x2 माइनस x1, x2 है आपका 0, x1 है आपका 0, देन 0 माइनस 0, ये आ गया 2/0। अब नीचे आपका 0 है, दैट मीन्स इनफाइनाइट, कि y अक्ष की प्रवणता हमेशा होगी इनफाइनाइट। ठीक है, x अक्ष की 0 होगी प्रवणता हमेशा, y अक्ष की प्रवणता हमेशा इनफाइनाइट होगी। जैसे ही देख लो ढाल, इसका ढलान एकदम खड़ी है, एकदम सीधी है ना, तो हम डिफाइन नहीं कर सकते कि इसका ढलान कितना है, तो हम अनडिफाइंड लिख दो, इनफाइनाइट लिख दो। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करते हैं सेम चीज़ अगर y अक्ष के समांतर रेखा की, मान लो यहाँ पे ये आपका x की वैल्यू हो गई, ये 1 हो गया,
यहाँ पे x की वैल्यू 2, यहाँ पे x की वैल्यू 3। तो मैंने y अक्ष के समांतर एक मैंने फिर से रेखा खींच लिया है। ठीक, तो यहाँ पे मैं बिंदु लेती हूँ। अब भी इस बिंदु को हम हटा देते हैं और सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे मैं बिंदु ले लेती हूँ Q। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? अभी x की वैल्यू क्या है? ये x में कितना स्थान खिसक गया है? 1 2 3, मतलब x की वैल्यू अभी मिल गई है 3 और y की वैल्यू है 1। यहाँ पे भी x की वैल्यू कितने खिसक गई है? 1 2 3 स्थान खिसक गया, मतलब x की वैल्यू है 3। देखो नीचे 3 पे टच कर रहे हैं ना, इसलिए 3, और y की वैल्यू भी यहाँ पे है 3। ठीक है, तो अब इसकी अगर हम ढाल की बात करें तो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 1, x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 3। ये हो गया आपका फिर से 2, नीचे में आ गया 0। दैट मीन्स फिर से हमको क्या मिल गया? इनफाइनाइट। इसका मतलब क्लियर है कि y अक्ष की प्रवणता अनंत होती है, और साथ ही साथ y अक्ष के समांतर अगर हम जितनी भी रेखाएं खींचे, y अक्ष के समांतर रेखाओं की प्रवणता भी हमेशा अनंत होगी, और x अक्ष के समांतर रेखाओं की प्रवणता हमेशा 0 होगी। ओके, चलिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है ढाल से रिलेटेड। ओके, एक रेखा है जो बिंदु 5 और 7 से होकर गुजरती है। इसकी ढाल दिया हमको 2/3 है। इस रेखा पर बिंदु के x निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका y निर्देशांक 13 है। हमको सीधे सीधे बोल दिया है एक रेखा है और वो रेखा किससे होकर गुजरती। मान लो इसको मैं डायग्राम ऐसे ही बना दीजिए। मान लो एक रेखा है, ठीक है। अब ये बोलो ये रेखा जो है बिंदु किससे होकर गुजरती है? 5 और 7 से होकर गुजरती है। और इसकी ढाल हमको दे दिया है कितना? ढाल हमको दे दिया 2/3। अब बोल रहा है इसी रेखा पर एक और बिंदु है, बोला है उसने। मान लो बिंदु यहाँ पे मैं मान लेती हूँ, जिसके x निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब इसका x का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है, जिसका y निर्देशांक 13 है, मतलब इसकी y की वैल्यू हमको दे दिया है 13। ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है? x का निर्देशांक। हमको पता है दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा की ढाल का फॉर्मूला हमको पता है। मान लो पहला बिंदु हम मान लेते हैं 5 और 7, सेकेंड बिंदु Q को हम मान लेते हैं x और 13। हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? x की। हमको पता है क्या? ढाल का फॉर्मूला पता है हमारे पास, क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देन यहाँ पे ये हो गया, ये आपका है x1, ये आपका है y1, ये आपका है x2 की वैल्यू, ये आपका है y2 की वैल्यू। ठीक है, तो y2 की जगह क्या है? 13 माइनस y1 की जगह हो गया है 7 बटे x2 की जगह एक्चुअल में वैल्यू है हमारी x माइनस x1 की वैल्यू है 5, और ढाल का मान हमको दे दिया है कितना? 2/3। तो 13 गुणा कर लो, 2 का गुणा हो जाएगा x माइनस 5 से, इज इक्वल टू ये कितना हो गया? 13 में 7 चले गया तो 6 बच गया आपका। ये इधर जाके इंटू हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अंदर गुणा कर लो या फिर 2 को इधर भेज दोगे तो ये हो गया x माइनस 5 18/2। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 18, 9 आ गया। देन x इज इक्वल टू 9 माइनस उधर जाके प्लस 5। देन x की वैल्यू कितनी मिल गई हमको? 14। मतलब इसका x निर्देशांक का मान हमको कितना मिला? 14। क्लियर? मतलब हमको बिंदु x का जो सेकंड बिंदु था उसका x निर्देशांक हमको मिल गया है 14। यहाँ पे हम बात करते हैं अब अंताखंड की। अंताखंड क्या है? अंताखंड 2 प्रकार से होगा, x अंताखंड होगा और y अंताखंड। सीधी सीधी बात है, कोई रेखा जो है वो रेखा अगर x अक्ष को किसी बिंदु पे काट रही है, ठीक है, कोई रेखा x अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, यहाँ का डिस्टेंस कितना दिख रहा है? ये 1 और 2, इसकी दूरी हो जाएगी 2। ठीक है, 1 और 2। तो इस रेखा का x अंताखंड क्या कहलाएगा? कोई रेखा x अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ही x अंताखंड कहलाती है। अगर मैं रेखा खींची यहाँ पे PQ, तो इसका x अंताखंड हमको दिख रहा है कहाँ पे काट रही? 2 पे, मतलब इसका x अंताखंड हमको मिल गया 2। वैसे ही y अंताखंड, कोई रेखा y अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है? 1 2 3, मतलब अब PQ रेखा का y अंताखंड हमको कितना मिल गया है? 3। क्लियर?
कोई रेखा एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उससे मूल बिंदु की दूरी एक्स अंतःखंड। कोई रेखा वाई अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी वाई अंतःखंड कहलाता है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मैं आपको फॉर्मूला बना के दिखाने वाली हूँ, ठीक है, जिसका यूज़ बहुत सारे क्वेश्चंस में होता है। यहाँ पे हमको लेना है एक रेखा है जिसका ढाल हमको दिया रहेगा m और वाई अक्ष से अंतःखंड जिसका दिया रहेगा c। तब हमको उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना। चलो देखते होता क्या है इसमें एक्चुअल में। जैसे कि ये आपका एक्सिस हो गया मान लो, ठीक, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। अब बोल रहा है कोई रेखा है जिसकी ढाल है m और वाई अक्ष से अंतःखंड। मान लो एक रेखा मैं खींच देती हूँ यूँ, ठीक, ये मान लो आपका एक रेखा हो गया। अब बोल रहा है कि इस रेखा का वाई अक्ष से अंतःखंड c है, मतलब यहाँ पे अगर ये रेखा जो टच कर रही है वाई अक्ष को, ठीक, इसका अंतःखंड क्या है c, मतलब मूल बिंदु जो है यहाँ पे o से डिनोट कर दी जाता है। तो मूल बिंदु से इसकी दूरी कितना है c, मतलब एक्चुअल में यहाँ का डिस्टेंस ये आपको दे दिया है c। और बोला है इस रेखा की ढाल दे दिया है m, ठीक। अगर इतने का डिस्टेंस c है तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, मान लो इस बिंदु का नाम दे देती हूँ मैं। इसका निर्देशांक क्या होगा, y अक्ष पे x का निर्देशांक हमेशा क्या होता है 0, और यहाँ से y का डिस्टेंस कितना है c, मतलब इस बिंदु का निर्देशांक हो गया 0 और c। मान लो इसी रेखा पर मैंने एक बिंदु ले लिया p जिसका निर्देशांक हो गया x और y, ठीक। अब मुझे एक्चुअल में इस रेखा का क्या याद करना है, समीकरण याद करना है। मुझे पता है दो बिंदु से अगर कोई रेखा गुजरती है तो उसकी ढाल का फॉर्मूला मुझे पता है ना। ढाल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई बिंदु है x1 और y1 और सेकंड बिंदु है x2 और y2, तो ढाल कैसे निकालते हैं हम, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे दो बिंदु मुझे मिल रहे हैं, ठीक। दो बिंदु कौन कौन से हैं, पहला बिंदु A है जिसका निर्देशांक है और C, सेकंड बिंदु मैंने माना था P जिसका निर्देशांक है x और y। तो इसके अकॉर्डिंग ढाल कितना होना चाहिए, y2 माइनस y1, ये आपका y2 ये आपका y1, मतलब y माइनस c अपॉन x2 माइनस x1, ये आपका x2 ये आपका x1, मतलब x माइनस 0। ढाल हमको पहले से दे दिया है कितना m, तो ढाल की जगह हम लिख देते हैं m इज इक्वल टू y माइनस सी अपॉन एक्स माइनस 0 हो गया आपका x को ट्रांसफर कर दो, देन ये हो जाएगा एम एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस सी को भी इधर भेज दोगे तो एक्चुअल में उस साइड क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ y, और दूसरे पक्ष में क्या बचेगा एम एक्स प्लस सी। ये आपका एक फॉर्मूले के रूप में इसको हर क्वेश्चन में आप यूज़ कर सकते हो कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी उस रेखा का समीकरण है जिसका ढाल है m और ये है y अक्ष से अंतःखंड, और ये है आपका ढाल या फिर प्रवणता। ओके, इस रिजल्ट का उपयोग हम बहुत सारे क्वेश्चंस में करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन आए थे उनको। ठीक है, ये आपका 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है मूल बिंदु का निर्देशांक खाली स्थान होता है, 1 नंबर में पूछा गया था। सबको पता है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 और 0। ठीक है, बिंदु -3 और 5 किस चतुर्थांश में है, -3 और 5। इसको जो है सोचो तो ये आपका एक्सिस होता है, ठीक, ये आपका फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड, थर्ड और ये हो गया आपका फोर्थ। एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, इधर पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। ये आपका एक्स एक्सिस है, का वाई एक्सिस, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, इधर एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है ना, एक्स डैश, मतलब एक्स का मान इधर पे मिलेगा, वाई की वैल्यू पॉजिटिव। अब इस साइड पे देखो इधर आएगा किधर आएगा, पॉजिटिव, वाई की वैल्यू ऊपर होती है, मतलब यहाँ पे हमको बिंदु मिलेगा। ये कौन सा चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश, मतलब ये बी, ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। ठीक है, वहीं पे अब हम देखते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है 2 नंबर के लिए। एक क्वेश्चन है सरल रेखा 3x - 5y + 17 = 0 की प्रवणता एवं y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ज्ञात कीजिए। ये मैंने जो अभी आपको एक रिजल्ट बना के दिया था उसी के बेस पे हमने क्या देखा था,
एक रेखा जिसकी प्रवणता m है, प्रवणता m, और y अंताखंड दिया था हमको c, तो उसका समीकरण क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये होता है ना, एक रेखा जिसकी प्रवणता m है, y एक्सिस अंताखंड c है, तो हम समीकरण कैसे बनाते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब सबसे पहले हमको ये जो समीकरण उसने दिया है उसको इस रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा 3x माइनस 5y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। देन y वाला टर्म हमको रखना है, बाकी पक्षांतर कर दो। तो माइनस 5y इज इक्वल टू, ये इधर 3x है, उधर जाके माइनस 3x, इधर प्लस है, उधर जाके माइनस 17। ओके, ये हो गया आपका। अब हमको इधर सिर्फ और सिर्फ चाहिए y, मतलब ये -5 को हमको हटा देना, उठा के फेंक दो उधर। ये इधर गुणा में है तो उधर जाके नीचे बट्टे में चले जाएगा, तो ऋण 3 के बट्टे में आ गया 5, और ये आपका x ये -5 आएगा यहाँ पे। तो ये दोनों माइनस और माइनस एक्चुअल में हो क्या जाएगा, प्लस। सेम टू सेम ये भी यहाँ पे दोनों -5 नीचे आएगा ना, दोनों माइनस माइनस यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस। देन 17/5, दोनों नेगेटिव था इसलिए पॉजिटिव, ये दोनों भी नेगेटिव था इसलिए पॉजिटिव। अब ये आपका एग्जैक्ट उस समीकरण के जैसे बन गया है, mx प्लस सी। अब तुलना करके देखो, y की जगह y है, x की जगह x है, और बताओ अब यहाँ पे m, ढाल को हमने किससे डिनोट किया था, m के जगह एक्चुअल में यहाँ पे है कि यहाँ पे m है, तो यहाँ पे m के जगह क्या है 3/5, और y अंताखंड को हमने किससे डिनोट किया था, एक्चुअल हमारा c था, तो c की तुलना करके देखो, c की जगह यहाँ पे क्या है 17/5, 17/5। तो इस रेखाखंड की ढाल है 3/5 और y एक्सिस अंताखंड है 17/5। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2018 का एक और क्वेश्चन लिया जो पूछा गया है 4 नंबर के लिए। दोस्तों, आपका जो यूनिट 2 है उसमें आपके 2 लेसन हैं, ठीक है। ये आपका लेसन 6 आएगा, एक लेसन 7 है ग्राफ करके, ठीक। लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में वो आपके लेसन 6 से ही पूछे जाते हैं। मतलब हर साल लेसन 6 से, जैसे मैंने अभी तक देखा है, 4 नंबर का ये, पिछला 2 नंबर और 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन, मीन्स 8 नंबर के क्वेश्चन आपके इसी लेसन से हर साल पूछे जा रहे हैं। मतलब 18, 19 और 20 का क्वेश्चन पेपर जो सिलेबस चेंज हो गया था ना 17 से, तब तीनों साल के क्वेश्चन पेपर में हर साल 8 नंबर का क्वेश्चन आपके इस लेसन से पूछा जाता है। जबकि ये यूनिट जो है, सेकेंड यूनिट, वो आपका 2 लेसन से मिलके बना है। मतलब दोनों में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी लेसन से पूछे जाते हैं। तो आप इस लेसन को अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपका 8 नंबर फिक्स हो जाएगा इस लेसन से। चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता हमको दिया है 10/3 तथा रेखा जो है बिंदु 0 और 5 से होकर जाती है। हमने एक अभी जो रिज़ल्ट बनाया था उसमें हमने क्या देखा था, प्रवणता m, और अगर y एक्सिस अंताखंड c ज्ञात हो तो हम रेखा का समीकरण बना सकते हैं। प्रवणता तो हमको दे दिया, क्या ये जो उसने बात कही है, क्या उससे मैं c ज्ञात कर सकती हूँ क्या, मतलब y एक्सिस से अंताखंड ज्ञात कर सकती है क्या। चलो देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि ये जो रेखा है वो कौन से बिंदु से होकर जाती है, 0 और 5। 0 और 5 इसमें कहाँ पे आएगा, x का निर्देशांक 0, x का निर्देशांक 0 हमेशा कहाँ होता है, हमेशा x का निर्देशांक 0 जो होता है वो y एक्सिस में होता है। ये y एक्सिस में x का निर्देशांक 0 होता है हमेशा, और y में कहाँ तक खिसका है 5। मतलब अगर इसको काउंट करो तो 1 2 3 4 5, ये जो बिंदु की बात उसने कही है ना वो यहाँ पे आ रही है 0 और 5 से। मतलब वो रेखा जो है वो इस बिंदु से होके जा रही है, ठीक। मतलब वो रेखा जो है y एक्स को कहाँ पे काट रही है, इस बिंदु पे काटती है। तो इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, डिस्टेंस कितना दे दिया है ये हमारा 5। इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी कितना दे दिया है 5, और यही तो हमारा क्या है, y एक्सिस अंताखंड है ना। कोई रेखा किसी y एक्स को जिस बिंदु पे काटती है उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी को y अंताखंड कहते हैं। हमारे पास इसके अकॉर्डिंग हमने क्या निकाल लिया कि इसका y एक्सिस अंताखंड कितना है 5। इसी को हमको अब लिख देना है। क्या लिखना है कि चूँकि जो रेखा है किससे गुजर रही है,
बिंदु 0 और 5 से जाती है ना। दैट मीन्स रेखा का वाय अंतःखंड क्या हो गया, वाय अक्ष से अंतःखंड, वाय अक्ष से अंतःखंड हमको कितना मिल गया है 5, ठीक है। और रेखा की प्रवणता हमको कितना दे दिया है पहले से उसने 10/3, ओके। तो हमको पता है कि यदि रेखा की प्रवणता C तथा वाय अंतःखंड रेखा की प्रवणता M तथा वाय अंतःखंड C है, तो रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या बनता है, y = mx + c। देन इसके अकॉर्डिंग हमको प्रवणता पता है 10/3 और अंतःखंड पता है 5, मतलब m का मान है 10/3 और c का मान क्या है 5, तो इसको रख दो। y = यहाँ पे लिख लो। इसलिए प्रश्न के अनुसार हमको क्या क्या दिया है, m का मान प्रवणता कितना दिया है 10/3, x का x + c, मतलब अंतःखंड कितना मिला है हमको 5। इसी को सॉल्व कर लो आप, तो ये हो जाएगा y = 10x, दोनों का हर सेम कर लेंगे 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणा करोगे तो 15, हर में आ गया 3, ऊपर 10x है यहाँ पे 15, 3 को इधर ट्रांसफ़र कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 3y = 10x + 15। तो सबको एक साइड लेके आ जाओ या फिर इसको उधर ट्रांसफ़र कर लो। उधर पहले से क्या है 10x पहले से है, ये उधर जाके -3y प्लस उधर 15 पहले से है, इधर पे क्या बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 0। देखो मैंने 3y को उधर ट्रांसफ़र कर दिया है बस, तो उधर जाके -3y उसको मैंने अच्छे से लिख दिया, इधर क्या बचेगा 0। तो हमको रेखा का समीकरण क्या मिला 10x ऋण 3y धन 15 = 0। ओके, ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं, बस थोड़ा सा ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिया 2019 का, ठीक है। 3 क्वेश्चन लिया है, एक और क्वेश्चन है 4 नंबर का जो इसके बाद मैं आपको बताऊंगी, ठीक। पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है सरल रेखा x + y = 5 में रेखा की ढाल होगी। ये एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसके ऑब्जेक्टिव्स मैंने नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट मैं बता दूंगी, ठीक। सरल रेखा है हमारा x + y = 5, इसका हमको चाहिए ढाल, तो इसको हमको किस में कन्वर्ट करना होगा y = mx + c में। तो इधर सिर्फ y को रखेंगे, बाकी को ट्रांसफ़र कर दो तो उधर जाके हो जाएगा -x और +5 उधर पहले से है, ठीक है। देन y = इसको मैं लिख सकती हूँ -1 × x + 5। देखो इस रूप में कन्वर्ट हो गया, y की जगह y है, x की जगह x है, प्लस का प्लस है और c की जगह 5 है। m क्या है -1, और हमको पता है ये m एक्चुअल में क्या है ढाल, और ये हो गया y से अंतःखंड। तो हमको इसकी प्रवणता ढाल कितनी मिल गई -1, इसका आंसर आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव में आपका जो भी -1 होगा उस पर आप टिक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हो गया आपका 1 नंबर के लिए, ठीक। उसके बाद जो क्वेश्चन है 2 नंबर का क्वेश्चन, वो भी आपका 1 नंबर के लिए है। क्वेश्चन है यदि किसी बिंदु के निर्देशांक है -4 और 0, तो यह बिंदु खालिस्तान अक्ष पर स्थित होगा। देखो इसमें जो x अक्ष का निर्देशांक है -4 और y अक्ष का निर्देशांक है 0। y का निर्देशांक हमेशा किस अक्ष पर 0 होता है, हमको क्या पता है कि जो x अक्ष होता है इस पे y का निर्देशांक हमेशा 0 होता है। y का निर्देशांक 0 है, मतलब ये बिंदु जो है वो x अक्ष पर स्थित होगा, ठीक है। ये जो बिंदु है वो x अक्ष पर स्थित होगा, इधर पे नेगेटिव यहाँ पे कहीं पे स्थित होगा वो, क्लियर। तो कौन से अक्ष पर है, x अक्ष पर स्थित होगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एक रेखा बिंदु 3 और 7 तथा 6, 8 से होकर जाती है, तो उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। ढाल हमको ज्ञात करना है। पहला बिंदु इसने दे दिया 3 और 7, सेकेंड बिंदु को हम नाम दे देते हैं Q, 6 और 8। तो ढाल का फॉर्मूला हमको क्या पता है, y2 - y1, y2 है 8 माइनस y1 है 7 अपॉन x2 - x1, x2 है
6, x1 है 3, ये हो गया आपका 1/3। तो इसकी ढाल हमको निकल गई 1/3। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए फ्रेंड्स, 2019 का एक लास्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया है 4 नंबर के लिए। ओके, क्वेश्चन है एक्स और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदु 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर, मतलब वो जो बिंदु एक्स वाई है वो 7, 1 से उतनी दूरी पर हो जितनी कि 3 और 5 से दूरी पर। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि 7, 1 से एक्स वाई की दूरी और ये जो बिंदु है 3, 5 से जो बिंदु एक्स वाई की दूरी समदूरस्थ हो, मतलब समान दूरी हो। यही जो क्वेश्चन बोला उसको हमने लिख लिया कि 7, 1 से एक्स वाई की दूरी और 3, 5 से एक्स वाई की दूरी समान होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लो। अब ये दूरी डिस्टेंस ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको पता है क्या? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस, ये आपका फॉर्मूला पता है ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका रूट। ठीक, यहाँ पे ये जो है वो x1 है, ये y1, ये जो है वो x2 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू सेम। अब निकाल लो तो इसके अकॉर्डिंग इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 में क्या है y माइनस y1 में क्या है 1 का स्क्वायर और ये इसका वर्गमूल। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी x2 माइनस x1 की जगह है 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की जगह है 5 का स्क्वायर। इसका हमको निकालना है वर्गमूल। इधर पे भी वर्गमूल है, उधर पे भी वर्गमूल है। दोनों पक्ष को अगर मैं कर देती हूँ वर्ग तो ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। तो उसको आप लिख सकते हो कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहीं पे लिख दो। क्या हो जाएगा? इधर हमारे पास बचेगा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर। उधर क्या बच जाएगा? x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। अब इसको हमको डिस्क्राइब कर लेना है a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 1 घात 2 धन ऋण 2ab मतलब 2 सत्ते 14 हो गया x प्लस b का घात 2 मतलब 49 प्लस इसको भी डिस्क्राइब कर लो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 हो गया। इधर का दोनों हमने डिस्क्राइब कर लिया। इज इक्वल टू इधर भी डिस्क्राइब कर लो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ठीक, प्लस y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। क्लियर? अब जो घट रहा है घटा लो, जुड़ रहा है जोड़ दो और सबको हमको एक साइड लेके आ जाना है। यहाँ पे क्या बच गया आपका? एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, ये 49 और प्लस 1 इसको मैं लिख देती हूँ प्लस 50। ओके, अब उधर की सारी चीज़ें मैं इधर ट्रांसफ़र कर दी धीरे धीरे। तो x है इधर आके माइनस एक्स का स्क्वायर, सेकेंड में है माइनस 6x तो उधर आके प्लस 6x। ठीक है, ये इसको भी मैं छोड़ दूँ फिलहाल। ये प्लस y का स्क्वायर इधर आके माइनस y का स्क्वायर माइनस 10y प्लस 10y, सबको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक, उधर कितना बच गया है? 25 हो गया है और ये आपका हो गया है 9। तो ये कितना हो गया? दोनों ऐड हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 34। बट उसको भी मैंने अगर ट्रांसफ़र कर लिया है तो इधर भी आके वो भी हो जाएगा माइनस 34 इज इक्वल टू 0। बाकी उधर पे आपका 0 बच गया। अब इधर देख लो, ये प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर कट गया, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कट गया, 14x और एक्स टर्म वाला को ये क्या प्लस 6x
ये दोनों कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -8x। ठीक है, ये आपका x वाला टर्म हो गया। अब देखो y वाला टर्म -2y और ये आपका हो गया 10y। ठीक, तो ये माइनस ये प्लस, तो ये हो गया +8y। क्लियर। अब उसके बाद बच रहा है कितना, 50 प्लस में है, उसके बाद ये 34 क्या है, माइनस में है ना। इसको अगर हम माइनस कर दें तो चिन्ह जो होगा वो प्लस में आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 16। क्लियर, इज इक्वल टू हो गया आपका 0। अब देखो इसमें माइनस है तो सब में से मैं माइनस को कॉमन निकाल देती हूँ। अगर माइनस इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, 16 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 8 गुणित 2 लिख सकती हूँ ना। अगर सब में से मैं माइनस कॉमन निकाल दूँ, साथ ही साथ 8 कॉमन निकाल दूँ, यहाँ क्या बच जाएगा, x माइनस मैंने निकाल दिया तो प्लस हो जाएगा, ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा y, ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2। देखो अंदर गुणा करके देख लो ये आता है कि नहीं। -8x माइनस माइनस प्लस 8y माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16 r है ना, इज इक्वल टू 0। अब ये -8 एक्स्ट्रा है तो इसको हम भेज देंगे, तो ये 0 के साथ इनटू या फिर डिवाइड होगा, मतलब ये बट्टे में -8 आ जाएगा, तो उधर आ क्या गया 0 ही। हमारे पास आंसर कितना आ गया, इधर कितना बच गया, x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0/-8। ये एक्चुअल में क्या आ जाएगा हमारा 0। तो हमारा जो समीकरण जो बना वो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये जो है x और y में संबंध है, जिसके लिए जो x y है दोनों बिंदु से समान दूरी पर स्थित होगा, समदूरस्थ होगा। ओके, चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया 2020 का। ठीक है, 2020 का पहला क्वेश्चन है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है सही या गलत के लिए, और हमको क्या पता है y अक्ष पे हमेशा x निर्देशांक 0 होता है। y अक्ष पे किसी बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है, सही है, ट्रू है, ट्रू आ गया। सेकेंड क्वेश्चन है, बिंदु -1 -3 किस चतुर्थांश में है। ये आपका हो गया 4 चतुर्थांश, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। x की वैल्यू नेगेटिव मतलब इस साइड पे आएगी, y की वैल्यू भी नेगेटिव मतलब नीचे आ जाएगी, यहाँ पे आ गई। इसके बाद हमको सोचना होता है कि y की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव, y की वैल्यू नेगेटिव है मतलब इस चतुर्थांश में आएगा ये बिंदु। कौन सा चतुर्थांश है, थर्ड, ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन आ गया। उसके बाद है बिंदु 3 और 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने अभी इसी वीडियो में थोड़ा सा पीछे करवाया है, आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन है 2020 का, 4 नंबर के लिए पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन है, उस रेखा का समीकरण याद कीजिए जिसकी प्रवणता दिया है 7/3 और बिंदु रेखा जो है बिंदु 6 और 0 से होकर जाती है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन अभी मैंने आपको 2018 में बताया था, 2018 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें बताया था। ठीक है, तो ये मैं अभी बताने वाली नहीं हूँ, ये आपको बनाना है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के साथ आपका लेसन 6 निर्देशांक ज्यामिति मैंने समाप्त कर दिया है। इस लेसन में मैंने पूरा लेसन कवर किया, साथ ही साथ जो पिछले 3 साल 18, 19 और 20 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका भी मैंने आपको सॉल्यूशन बताया है। ठीक, इस लेसन से आपके बोर्ड एग्जाम्स में जैसा आपने देखा है कि 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर आपको अपना 8 नंबर फिक्स करना है तो आप इस लेसन को अच्छे से कवर कीजिए, मेरे पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आपका ये लेसन अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक, अगर इससे रिलेटेड कहीं पे आपको कुछ डाउट होता है तो बिल्कुल आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।